हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जहां पे हम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ये चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 10 ऑफ एसपी। सो आई होप आपको जो पहला लेक्चर था इस चैप्टर का आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा होगा। और यस, जैसे मैं बोलती हूँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आए हो तो लाइक जरूर किया होगा या अच्छे वाले कमेंट जरूर किया होगा आपने। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विद 10.3 टॉपिक, दैट इज लीगल प्रोविजन ऑन डिविडेंड। जैसे मैंने बोला था, इस चैप्टर में एक्चुअली हमको पता है ऑलरेडी कि डिविडेंड और इंटरेस्ट क्या होता है, कब देते हैं, किसको देते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी थी। बट बेसिकली इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, तो प्रोविजंस जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं रिगार्डिंग डिविडेंड, रिगार्डिंग इंटरेस्ट, तो वही चीज हमको इन डिटेल इस चैप्टर में दिया गया है। तो ये जो 10.3 टॉपिक है वो चीज आपको यही बता रहा है कि जब भी आप डिक्लेरेशन करोगे, जब भी आप डिविडेंड दोगे, तो व्हाट आर द प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो। मतलब सबसे पहले तो आपको लीगल प्रोविजन किस चीज के लिए दिया हुआ है कि आपका सोर्स क्या होना चाहिए डिविडेंड का। सोर्स मतलब आप जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप ये जो डिविडेंड है वो कहां से बांट सकते हो, कौन से पैसों से बांट सकते हो। देन अगर आप नेक्स्ट वाला देखोगे तो ये लीगल प्रोविजन अबाउट क्या बता रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कि जब आप डिक्लेयर करने जाओगे तो उससे पहले आपके कौन से प्रोसीजर फॉलो होने चाहिए एंड देन आप डिक्लेयर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड है। तो ऐसे ही हम लीगल प्रोविजंस कंप्लीट करेंगे आज अंडर डिफरेंट टॉपिक की उस चीज के लीगल प्रोविजंस क्या है। लीगल प्रोविजंस मतलब what are the steps under the act you have to follow and what are the requirement you have to follow under the act while doing dividend declaration या while distributing dividend। now सबसे पहला देखो क्या दिया हुआ है उन्होंने, जब आप सोर्स सेलेक्ट कर, मतलब सोर्स ऑफ डिविडेंड जब आप पढ़ रहे हो तो उन्होंने सबसे पहले बोला हुआ है कि जो कंपनी है उनको कहां से डिविडेंड पे करने का अलाउड है ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। एक तो आप अपने करंट प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, तो FY 23 एंड 24 फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है। तो ऑफ कोर्स इस साल में जो अभी हमारा साल चल रहा है 24-25, ठीक है, इस साल में आप सोचोगे कि हमको उस साल का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है। तो जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इस साल का कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा, करंट प्रॉफिट कहलाएगा। मतलब इस ईयर का जो करंट ईयर प्रॉफिट है ना, उससे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन आपको याद रखना कि इस ईयर से आप जो भी प्रॉफिट निकालोगे, नेट प्रॉफिट, ठीक है, आपको नेट प्रॉफिट का तो पूरा का पूरा पता है कि आप P&L स्टेटमेंट, पहले आप ट्रेडिंग स्टेटमेंट बनाते हो, फिर P&L स्टेटमेंट बनाते हो, फिर P&L स्टेटमेंट से आप नेट प्रॉफिट निकालते हो। नेट प्रॉफिट में यस आप डेप्रिसिएशन तो प्रोवाइड कर ही देते हो उसमें, हाउएवर ये रूल ही है कि आपको ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ये डेप्रिसिएशन तो आपको चार्ज करना ही पड़ेगा वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। ऑल्सो यू हैव टू ट्रांसफर टू रिजर्व। देखो नेट प्रॉफिट जब आप निकालते हो, है ना, NP जब आप निकालते हो तो मोस्टली आप डेप्रिसिएशन तो प्रोवाइड कर देते हो, लेकिन स्टिल क्या रिक्वायरमेंट बचता है, रिजर्व कितना हमको ट्रांसफर करना है, मतलब जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है। तो ये एक रिक्वायरमेंट है, डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। ये सारा होने के बाद ही जो करंट ईयर प्रॉफिट आपका बचता है उसमें से आप डिविडेंड दे सकते हो। मतलब वो एक सोर्स हो सकता है, वो वहां से आप पैसे जुटा सकते हो। दूसरा सोर्स क्या है, जो भी प्रॉफिट आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कमाया हो। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब आप बोल सकते हो अकुमुलेटेड प्रॉफिट। अकुमुलेटेड प्रॉफिट हमारा जनरली फ्री रिजर्व्स में रहता है, जनरल रिजर्व में रहता है। तो वो सारे अकुमुलेटेड प्रॉफिट, या हम उसको इन अनदर वर्डिंग आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उन्होंने बोला हुआ है, एनी बोला हुआ है। मतलब इस साल से पहले जितने ईयर भी हमारे पास हुए हैं, है ना, जब से हम स्टैब्लिश हुए हैं और जब तक मतलब इस ईयर से पहले जितने भी हमारे वर्किंग ईयर गए हैं, तो उसमें जितना भी हमारा प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट में से भी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो
फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। सिंपल है, एक तो इस ईयर का प्रॉफिट या तो पिछले ईयर का प्रॉफिट में से, लेकिन याद रखना आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, एक एडिशनल वर्डिंग दिया हुआ था ट्रांसफर टू रिजर्व, क्योंकि कॉमन सेंस ही बात है यार, ये वाला जो प्रॉफिट है उसमें से तो आपने मतलब वो तो ट्रांसफर टू रिजर्व ही किया हुआ है ना आपने, वो तो अकुमुलेट ही किया हुआ है ना आपने, तो उसमें ट्रांसफर टू रिजर्व की कोई सवाल ही नहीं आता है। लेकिन करंट ईयर प्रॉफिट में से अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड करना चाहते हैं कि करंट ईयर प्रॉफिट अगर हमारा 1 करोड़ हुआ है और उसमें से हम थोड़ा सा रिजर्व रखना चाहते हैं, तो फिर आपको बोर्ड की सुनना पड़ेगा और ट्रांसफर टू रिजर्व करना पड़ेगा। इसमें कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो ऑलरेडी जनरल रिजर्व में से ही वो डिविडेंड का अमाउंट निकाल रहे टू डिस्ट्रीब्यूट दैट डिविडेंड अमाउंट। ठीक है, सो एंड थर्ड कौन सा सोर्स है, मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू पे डिविडेंड। कभी कभार क्या होता है, जब कोई कंपनीज अच्छा काम करती हैं, जनरली ये सारी कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन जब कोई कंपनी अच्छा काम कर रही होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने के लिए, अब अगर इनके पास कोई पैसे नहीं है तो एज अ रिवॉर्ड कभी कभार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देते हैं, फंड प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर जिन्होंने अपने रिस्क हैंडल किया है बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल टू दैट कंपनी जो अच्छा काम कर रही है, तो कभी कभार सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इनको डिविडेंड पे करने के लिए फंड प्रोवाइड करती है, तो दैट अमाउंट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड। तो ये 3 सोर्स है, एक करंट ईयर प्रॉफिट आउट ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू पे डिविडेंड। नाउ अब हम दूसरा पढ़ेंगे, एक टॉपिक है डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑल्सो। देखो अब आप ये मत बोलना मैम हमने तो पढ़ा था कि कैपिटल में से डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है, तो आप ध्यान से पढ़ो उधर क्या लिखा हुआ है भाई। इधर लिखा हुआ है कैपिटल में से प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, हालांकि आपको कैपिटल प्रॉफिट हुआ तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल में क्या डिफरेंस है, कैपिटल तो आपको पता है फंड विच इज प्रोवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर्स, डिपॉजिटर्स, बॉन्ड होल्डर्स, ये कैपिटल के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड कैपिटल के हेड के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट कभी भी होता है जब हम अपने जो असेट हैं वो प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो उसको हम कैपिटल प्रॉफिट का नाम देते हैं। ठीक है, इट इज नॉट हमने कोई कैपिटल बेचा है, अपने इक्विटी शेयर्स बेचे हैं, नहीं। जब भी हम कंपनी के असेट बेचते हैं, मशीन हो, फर्नीचर हो, वो बेच के हमको प्रॉफिट हो गया है ना, तो उसमें से जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। तो दे हैव टोल्ड यू कि आप अपने जो डिविडेंड जो है आप कैपिटल प्रॉफिट में से भी पे आउट कर सकते हो, बट द कंडीशन इज वो जो कैपिटल प्रॉफिट है वो रियलाइज्ड इन कैश होना चाहिए। सिर्फ आप अज्यूम कर रहे हो कि हमारा जो मार्केट वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू हमारा लैंड का 1 करोड़ है और हमारे बुक वैल्यू है लैंड का 1 लाख। हमने सालों पहले एक लैंड लिया था 1 लाख का, बिकॉज डेप्रिसिएशन तो चार्ज होता नहीं है तो इससे कम होगा नहीं, तो 1 लाख का हमने लैंड खरीदा था और आज उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, तो हमको प्रॉफिट हो गया, और उस बेसिस पे आप उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये नहीं चलेगा, बिकॉज द कंडीशन इट शुड बी रियलाइज्ड इन कैश, है ना। ओके, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको पता होगा, आपके 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, चार्टर डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, एक मेमोरेंडम, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं, तो उसमें आपकी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने परमिट करना चाहिए कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्योंकि ये हर एक कंपनी के ऊपर है कि वो कैपिटल प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते हैं तो इट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन AOA। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, प्लीज ध्यान देना। इट रिमेन एज प्रॉफिट आफ्टर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी। वो आपको क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने अपने सारे जो असेट है उसको रीवैल्यू किया है, रीवैल्यू मतलब हम कब करते हैं,
जब हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो बुक वैल्यू है वो और जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत वास्ट डिफरेंस है, तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकाउंट्स में, जहां पे हमको बोला गया है कि आपके जो असेट है और अगर उसमें मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, जैसे मैंने आपको एक वन ऑफ द एग्जांपल बोला, लैंड 1 लाख की खरीदी थी और अभी उसका जो मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ है, तो देर इज अ वास्ट डिफरेंस, है ना, 99 लाख का डिफरेंस है। तो आप उस चीज को एडजस्ट करने के लिए एक अकाउंट ओपन करते हो जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं जब आप असेट को रीवैल्यू करते हो। तो अगर आपका कैपिटल प्रॉफिट हुआ है और जब आप सारे असेट को रीवैल्यू करने गए, तो जब आपने रीवैल्यू सारे असेट को किया तो एक्चुअली आप लॉस में हो सारे असेट को रीवैल्यू करने के बाद, और बस आपने एक असेट बेचा और उसी खुशी के मारे आपने भाई हमारा एक असेट कैपिटल प्रॉफिट जनरेट कर पाया और उसी के खुशी के मारे आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसमें से, नहीं चलेगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके सारे असेट को अगर रीवैल्यू किया जाए एट अ मार्केट वैल्यू, ठीक है, तो तब आप प्रॉफिट में हो कि नहीं हो। अगर प्रॉफिट में हो तो फिर डिविडेंड आप कैपिटल प्रॉफिट में से दे सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? ध्यान में आया रीवैल्यूएशन का क्या कनेक्शन है कैपिटल प्रॉफिट में से? ज्यादा ओवर खुशी मत मनाओ, है ना, पहले अपने असेट को रीवैल्यू करो, बाकी सारे असेट जो अभी तक सोल्ड नहीं किए तब देखो आप प्रॉफिट में हो कि नहीं हो, है ना। एंड देन सी वाला पॉइंट क्या बोलता है, जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि कभी भी आप किससे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे अपना डिविडेंड, कैपिटल में से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। एंड नाउ यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड कैपिटल प्रॉफिट। बहुत डिफरेंस है, नाम थोड़ा सिमिलर है बट डिफरेंस आसमान जमीन जैसा है। एंड डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। तो मैंने आपको ये बोला था ना, देखो कभी कभार जो होता है हम पिछले साल के जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये वाला जो प्रॉफिट है वो अभी तक आपने फ्री रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया हुआ वाला अमाउंट है, और आप अब ये वाला जो प्रॉफिट है पिछले साल का, बट आपने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो ये भी पैसा आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज कर सकते हो, इसीलिए तो नाम है फ्री रिजर्व। कहीं भी आप फ्रीली यूज कर सकते हो। देखो अगर स्पेसिफिक कोई रिजर्व में चला जाता है तो वो स्पेसिफिक रिजर्व जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसी मकसद के लिए यूज होना चाहिए। बट ये जो फ्री रिजर्व है वो थोड़ा ओपन रहता है ना, थोड़ा फ्रीली यूज हो सकता है। तो वन ऑफ द यूज ऑफ फ्री रिजर्व इज यू कैन पे डिविडेंड एज वेल फ्रॉम फ्री रिजर्व। ओके, तो ये हो गया हमारा लीगल प्रोविजन ऑन सोर्स ऑफ डिविडेंड। नाउ वी विल सी व्हाट आर द लीगल प्रोविजन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। मतलब कि जब हम डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड को, डिक्लेयर मतलब अनाउंस करेंगे डिविडेंड को, तो व्हाट आर द प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो टू डिक्लेयर डिविडेंड्स। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर हमें फॉलो करना है वो है बोर्ड मीटिंग। Now what do you mean by board meeting? आपने 11th में पढ़ा हुआ है, बट लेट मी टेल यू बोर्ड मीटिंग कब होती है, जब सारे डायरेक्टर मिलके एक मीटिंग करते हैं कंपनी के बारे में, भला कंपनी के बारे में अच्छा कुछ फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कुछ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उसको हम बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। तो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपको साल में 4 बोर्ड मीटिंग करनी ही पड़ेगी, उसमें ये लिस्ट आपको डिस्कस करनी ही पड़ेगी। तो वन ऑफ द टॉपिक टू डिस्कस इन बोर्ड मीटिंग इज अबाउट डिविडेंड। तो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले एक बोर्ड मीटिंग तो जरूर होना चाहिए, और उस बोर्ड मीटिंग में सारे डायरेक्टर ने रिकमेंड करना चाहिए कि हम कितना परसेंटेज डिविडेंड देने के लिए अभी तैयार है ना। पहले डायरेक्टर में तो सहमति होनी चाहिए, फिर आप जाके शेयर होल्डर को बोलो ना, कि पहले ही आप शेयर होल्डर को है ना सब कुछ ढोल पीट दोगे एंड बाद में डायरेक्टर ही बोलेंगे अरे तूने क्या किया, अरे इसने क्या किया, अरे उसने क्या किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले आप बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करो भाई कि वेदर ऑल डायरेक्टर आर इन कंसेंट ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड और नॉट, देन आप अनाउंस करो। सो देखो उन्होंने बोला डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
board meeting should be called to pass resolution about rate of dividend and amount of dividend to be paid. तो इस बोर्ड मीटिंग में रेट डिसाइड हो जाना चाहिए एंड अमाउंट, ऑफ कोर्स रेट डिसाइड हो गया तो अमाउंट तो डिसाइड हो ही जाएगा, क्योंकि रेट पे से ही तो अमाउंट निकाला जाएगा. नाउ बी, ये डिसाइड होगा कि व्हाट इज द बुक क्लोजर डेट फॉर डिविडेंड. नाउ इधर आपको बुक क्लोजर डेट जो है वो दिया हुआ है. बुक क्लोजर जो होता है पीरियड, वो ऐसा पीरियड होता है जहां पे फ्रीज कर दिया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट को. क्यों फ्रीज किया जाता है? जैसे आप लोगों को पता है कि कोई भी कंपनी हो जाने दो, तो शेयर ट्रांसफर, सेल, परचेज, ये सब चलता ही रहता है. जब तक आप फ्रीज नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो कौन है. जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप बुक क्लोज ही नहीं करोगे, एक टाइम पीरियड ऐसा डिसाइड ही नहीं करोगे कि स्टॉप नाउ, जो भी अपने इक्विटी शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड मिलना चाहिए, ये अगर बुक क्लोजर डेट डिसाइड नहीं हुआ तो पूरा फ्लक्चुएट होता रहेगा. बाय सेल, बाय परचेज, बाय सेल, यही सब होता रहेगा. तो एक बुक क्लोजर डेट डिसाइड होता है कि ये डेट को हम बुक क्लोज करेंगे और डिसाइड करेंगे हु आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड या बोनस शेयर, व्हाटएवर जो भी आप अनाउंस करने वाले हो. तो एक बुक क्लोजर डेट फिक्स होगा इस बोर्ड मीटिंग में. नाउ डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, सो आप वो वाला डेट भी डिस्कस कर लोगे इस बोर्ड मीटिंग में कि हमको एजीएम कब रखना है, हमको शेयर होल्डर मीटिंग जो होने वाली है, जनरल मीटिंग जो होने वाली है, वो कौन से डेट पे रखना है, तो वो भी आप इधर फिक्स कर लोगे. एंड कौन सा बैंक अकाउंट है, मतलब बैंक विद विच द सेपरेट अकाउंट शुड बी ओपन टू रेमिट द डिविडेंड अमाउंट. तो देखो एक कंडीशन है इस पूरे लीगल प्रोविजन में कि जब भी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये जो डिविडेंड का अमाउंट है जो आप देने वाले हो वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में होना चाहिए. तो आपको ये डिस्कशन करना है कि भाई हमको ये बैंक अकाउंट कब ओपन करना है, किस बैंक के साथ ओपन करना है, ये डिस्कशन आपको बोर्ड मीटिंग में ही करना पड़ेगा. बट कंडीशन क्या है, आपके नॉर्मल जहां पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं उस बैंक अकाउंट में आप नहीं रख सकते हो वो डिविडेंड का अमाउंट. आपको एक अलग बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जहां पे आप ये डिविडेंड का अमाउंट सेपरेट करके रख दोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है शेयर होल्डर अप्रूवल. एज आई टोल्ड यू कि शेयर होल्डर अप्रूवल कब आप लोगे, आफ्टर बोर्ड मीटिंग ओनली. बोर्ड का एक बार सहमति हो जाने दो, देन आप डिविडेंड अप्रूव करवाओगे शेयर होल्डर से बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एट एजीएम. ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, जब आप 50% लोगों का कंसेंट लेते हो वेदर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड और नॉट. ओके, तो वो एजीएम में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आपका जो डिविडेंड डिक्लेयर्ड है वो प्रोसीजर स्टार्ट होगा. शेयर होल्डर कैन डिक्लेयर अ लोअर रेट ऑफ डिविडेंड देन व्हाट इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड बट नॉट हायर देन दैट. नाउ द कंडीशन इज कि अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 10% रिकमेंड किया है बोर्ड मीटिंग में कि वी वांट टू गिव 10% ऑफ डिविडेंड, बट आप बोल रहे हो एज अ शेयर होल्डर कि नहीं हमको 11% चाहिए या हमको 20% चाहिए, लेट बी थोड़ा ज्यादा देते 20% चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता. आप रिकंसिडर करने के लिए डायरेक्टर को बोल सकते हो कि नहीं हमको बहुत कम लग रहा है, बट आप कभी भी डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं कर सकते लोअर अमाउंट. हाँ, अगर इसी मीटिंग में आपको 8% डिक्लेयर करवाना है तो 8% को डिक्लेयर हो सकता है विदाउट रिकमेंडेशन, है ना, बट 20% नहीं हो सकता. अगर आपको 20% करवाना है डायरेक्टर से तो डायरेक्टर का पहले फिर से बोर्ड मीटिंग करवाना पड़ेगा, देन वो रिकंसिडर करेंगे और देन जाके आप 20% फिर से, मतलब 20% का डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है. बट इधर क्या दिया हुआ है, कभी भी इधर कौन सा अमाउंट डिक्लेयर नहीं हो सकता इसी बोर्ड मीटिंग में, हायर डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं हो सकता जो बोर्ड मीटिंग ने रिकमेंड किया है. समझ में आया? ओके, वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड जनरल मीटिंग में, आप जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर करते हो किसी भी हालत में आप उसे रिवोक नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते.
मतलब आपको कब तक सोचने का टाइम था? डिक्लेयर होने से पहले, अनाउंस होने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास टाइम होता है कि यू वांट टू रिवोक इट, तो रिवोक कर लो, कैंसिल कर दो। लेकिन एक बार डिक्लेयर हो गया वो वापस नहीं लिया जा सकता। मतलब मुंह की कही हुई बात, हम बोलते हैं ना कि इंसानों को बोला जाता है, एक कोट होता है कि हर वक्त सोच समझ के बोला करो, क्योंकि मुंह से गई हुई बात कभी वापस नहीं ली जा सकती, है ना। तो अच्छे शब्दों का प्रयोग किया करो, क्योंकि आप वापस नहीं ले सकते। तो वैसे ही बात है कि आपका जो डिक्लेरेशन है वो आप रिवोक नहीं कर सकते। कंपनी इज नॉट परमिटेड टू डिक्लेयर इट सेकेंड टाइम इन दैट ईयर। एंड द सेकेंड शेयर होल्डर अप्रूवल में क्या है कि उसी साल में आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब बोर्ड मीटिंग एक बार हेल्ड कर दी, एक बार आपने 10% डिक्लेयर किया, फिर आपने एक और शेयर होल्डर मीटिंग रखी जिसमें दूसरा 10% डिक्लेयर किया, ऐसा नहीं। जितना भी आपको डिक्लेयर करना है एक ही मीटिंग में डिक्लेयर करना है, आप बार बार शेयर होल्डर मीटिंग रख के डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आया हो। नाउ नेक्स्ट वन इज सेपरेट बैंक अकाउंट। नाउ सेपरेट बैंक अकाउंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो थर्ड वाले पॉइंट में ऐसा है, द कंपनी मस्ट डिपॉजिट द डिविडेंड इन सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन इन अ शेड्यूल बैंक कॉल्ड डिविडेंड अकाउंट विद इन 5 days ऑफ डिक्लेरेशन। जैसे हमने पढ़ा था अभी पढ़ा था बोर्ड मीटिंग में कि आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, दैट इज सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो जैसे ही आप डिक्लेयर कर देते हो तो डिक्लेरेशन के बाद विद इन 5 days वो जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड है वो उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। सो दिस इज रूल कि जब भी आप डिक्लेयर करोगे तो आपके मेन अकाउंट में से सेपरेट बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट विद इन 5 days वो अलग हो जाना चाहिए, ठीक है ना। कुछ एडिशनल चीजें हैं, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो लिस्टेड कंपनी में, तो आपको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला ऐसा है कि जब भी आप डिक्लेयर करोगे, बोर्ड मीटिंग हेल्ड करने जाओगे, तो एटलीस्ट 2 days बिफोर इन एडवांस आपको किसको इंटीमेट करना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज को। जहां भी आपकी जो सिक्योरिटीज है वो लिस्टेड है, चाहे वो बीएसई हो या एनएसई हो, तो आपको रिस्पेक्टिवली उस स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना पड़ेगा कि आप क्या डिक्लेयर करने वाले हो, डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हो, ताकि वो उनको जो भी, जैसे मैंने आपको बोला था डिपॉजिटरी सिस्टम होता है, उनका अलग प्रोसीजर होता है, क्योंकि उनको कुछ रिकॉर्ड डेट, बुक क्लोजर, ये सारी चीजें करनी पड़ती है, उनको भी कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती है। तो जब भी आप बोर्ड मीटिंग हेल्ड करोगे या करने के बारे में सोचोगे, तो एटलीस्ट 2 days बिफोर बोर्ड मीटिंग, हाँ 5 days बिफोर भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 2 days बिफोर आपको उनको इंटीमेट करना पड़ेगा। ओके, सो जैसे ही बोर्ड मीटिंग में फाइनलाइज हो जाएगा, रिकमेंडेशन हो जाएगा, ये तो आपने एडवांस में बताया उनको। अब रिकमेंडेशन इन बोर्ड मीटिंग के बाद आपको उनको इंटीमेट अगेन करना पड़ेगा कि हमने रिकमेंडेशन किया था बोर्ड मीटिंग में और हमारा फाइनलाइज हो चुका है। तो इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज इमीडिएटली अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आफ्टर दी बोर्ड मीटिंग। ओके, नाउ अब जैसे ही बोर्ड मीटिंग होगा तो आपको उनको बुक क्लोजर डेट बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, कितने दिन पहले? 7 days बिफोर। मतलब जो भी आप क्लोजर डेट डिसाइड करोगे तो वो क्लोजर डेट 7 दिन पहले ही आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। एज वी हैव डिस्कस की क्या उनको भी कुछ फॉर्मेलिटीज, उनको भी कुछ चीजें करनी पड़ती है, तो आपको इन एडवांस 7 days बिफोर, जो भी आपने बोर्ड मीटिंग में बुक क्लोजर डेट तय किया है, उस डेट के 7 दिन पहले आपको किसको बताना पड़ेगा? अगेन टू स्टॉक एक्सचेंज। ओके, नाउ फिर आप जैसे ही वो स्टॉक एक्सचेंज को बुक क्लोजर डेट मिल जाएगा, तो उनको उस दिन रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड ट्रांसफर रजिस्टर क्लोज करना पड़ेगा। मतलब उस दिन पे कोई भी रजिस्टर मेंबर नहीं होगा, कुछ भी ट्रांसफर रजिस्टर नहीं होगा। सो और लिस्टेड कंपनी को एक रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा कि ये जो सारे डिविडेंड का पेमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से होना चाहिए, दैट इज ईसीएस या तो एनएफटी या तो जो भी अप्रूव किया है रिजर्व बैंक ने, जो भी मेथड अप्रूव किया है, बट नॉट बाय कैश प्योरली या अदर मीन से, नॉट इन काइंड। हमने तो पढ़ लिया था कि डिविडेंड के बदले आप कुछ चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, प्योरली बैंक के थ्रू होना चाहिए।
तो बुक क्लोजर डेट एंड रिकॉर्ड डेट जो होता है ऑलमोस्ट सेम चीज होती है, बट उसमें बुक क्लोजर डेट और जो रिकॉर्ड डेट होता है डिफरेंस इतना है कि बुक क्लोजर डेट जो रहता है उस टाइम तक कुछ भी ट्रांसफर रजिस्टर नहीं होता है, जो भी ट्रांसफरिंग रहता है एक दूसरे के नाम पे वो नहीं होता है, ऐसा रिकॉर्ड डेट में नहीं होता। बट इनका जो मेन पर्पस है, एक ही मेन पर्पस है, टू फ्रीज दैट जो भी ट्रांसफर है उसको एक टाइम के लिए फ्रीज करना, ताकि आप ये पता लगा सको कि कौन सा शेयर होल्डर इस कॉर्पोरेट एक्शन के एंटाइटल है, मतलब डिविडेंड किसको मिलना चाहिए, बोनस शेयर किसको मिलना चाहिए। पर्पस वही है बुक क्लोजर का और रिकॉर्ड डेट का, अदरवाइज इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। एंड लास्ट जो चीज है लिस्टेड कंपनी में कि इनको जब भी वो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो उनको डिविडेंड ऑन पर शेयर बेसिस डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे कि आप बोलोगे मैम क्या है ये, तो देखो एक दो मीन्स होते हैं। 10 शेयर्स फॉर एग्जांपल किसी इंसान के पास, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, उसके पास किसी कंपनी का 10 शेयर है और वो हर एक शेयर 10 रुपीज का है, ठीक है, ₹10 ईच। तो अब कंपनी के पास दो मेथड होते हैं, या तो परसेंटेज बेसिस या तो पर शेयर बेसिस। तो परसेंटेज बेसिस में ऐसा कैलकुलेशन होगा बिकॉज टोटल अमाउंट कितना है उस शेयर होल्डर के पास, तो 10 शेयर ऑफ 10 ईच, तो हर एक शेयर एक 10 रुपीज का है, तो आप इंटू 10 करोगे तो 100 आएगा। अब परसेंटेज के बेसिस पे अगर उस कंपनी ने डिक्लेयर किया है तो इंटू 25%, लेट सपोज 25% डिक्लेयर किया है तो 25 रुपीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। बट लिस्टेड कंपनीज को पर शेयर बेसिस डिसाइड करना पड़ता है। अब पर शेयर बेसिस कैसा होगा इस केस में, तो हर एक शेयर के पीछे कितना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 2.5 रुपीज, ठीक है, क्योंकि ईच है ना, तो अगर 20 और इंटू 10 ये कट ऑफ हो गया। और मतलब परसेंट बेसिस पे, अगर परसेंट बेसिस पे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर शेयर बेसिस क्या होता है, तो कुछ नहीं, जितना भी परसेंट आपने डिक्लेयर किया तो ये परसेंट हो गया है ना, 25 डिवाइड बाय, और हर एक शेयर कितने रुपए का है, तो 10 रुपीज का है। तो अब पर शेयर बेसिस कितना आएगा, 2.5 रुपीज पर शेयर बेसिस आएगा। तो अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा, हर एक शेयर के लिए आप कितना डिक्लेयर कर रहे हो, तो 2.5 कर रहे हो, क्योंकि हमने वो कैलकुलेशन किया हुआ है। तो 25, इसमें भी आंसर 25 ही आना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आंसर सेम है, बस लिस्टेड कंपनी को पर शेयर बेसिस पे डिक्लेयर करना होता है। ओके, नाउ लास्ट वन इज प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड। तो ये लास्ट छोटा टॉपिक है। अ कंपनी विच हैज फेल्ड टू रीपे डिपॉजिट और एनी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स। तो सीधा बोला हुआ है कि अगर आप बोरोड फंड पे, मतलब कि डिपॉजिट के इंटरेस्ट अगर पे करना आप डिफॉल्ट किए हुए हो पास्ट में, या आपने डिपॉजिट डिफॉल्ट किया है पे करने में, या तो उसका इंटरेस्ट डिफॉल्ट किया है पे करने में, तो आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना प्रोहिबिशन है, मतलब आप नहीं कर सकते, उसको मना हो जाता है डिविडेंड डिक्लेयर करने का। मतलब ये ऐसा होता है कि आप डिपॉजिटर्स को नाराज कर रहे हो और अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हो, ये कहाँ की है ना इंसाफी है, मतलब कहाँ का इंसाफ है बोल सकती हूँ मैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने ओन्ड शेयर होल्डर को खुश करना चाहते हो तो उससे पहले बोरोड फंड वाले को खुश करो, उनको पे ऑफ कर दो, तभी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपने डिफॉल्ट किया हुआ है तो यू विल नॉट एबल टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर। तो नेक्स्ट भी वैसा ही है, जैसे मैंने बोला कि यू विल नॉट एबल टू डिक्लेयर डिविडेंड अगर आपने डिबेंचर्स को रिडीम नहीं किया टाइम पे, उनका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम नहीं किया और उनका इंटरेस्ट नहीं पे किया टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है, बट पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है लॉस के टाइम पे हम नहीं भी दे सकते हैं, उनको रुका सकते हैं, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव जो भी उनका नेचर रहेगा। तो इधर सिर्फ ऐसा बोला हुआ है कि अगर आपने टाइम पे रिडीम नहीं किया हुआ तो ही आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिविडेंड का कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ है इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सिर्फ डिबेंचर्स का दिया हुआ और उनके इंटरेस्ट का दिया हुआ और इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कुछ नहीं बोला हुआ इधर। तो सीधी सी बात है, आपको प्रोहिबिशन हो जाता है अगर आप इन दोनों में से कोई भी चीज
करते हो, डिफॉल्टर माने जाते हो, और आप किसी भी हालत में क्या नहीं कर सकते, पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं कर सकते टू इक्विटी शेयर होल्डर। इधर हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कर सकते, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, ठीक है, इसीलिए उधर हाईलाइट इक्विटी शेयर होल्डर किया हुआ है। तो ये है आज का हमारा जो लीगल प्रोविजन ऑन डिविडेंड था, मैंने कंप्लीट करवा दिया है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल जो पढ़ेंगे वो लीगल प्रोविजन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड करेंगे। सॉरी, मैंने आपको टॉपिक डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हमने कर लिया है, हम अभी पेमेंट ऑफ डिविडेंड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन बाय बाय।